दोस्तों जरा सोच कर देखिए, अगर सूरज के खतरनाक रेडिएशन की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर पूरी तरह से नष्ट हो जाए और सूरज की गर्मी पृथ्वी पर मौजूद हर तरह की लाइफ को खत्म कर दे, साथ ही पृथ्वी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में, और किस तरह से हमारी फिल्म का हीरो फिंच अपने प्यारे डॉग गुडियर के साथ अर्थ पर सरवाइव कर पाता है, इसका पता हमें वीडियो में आगे चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकंड, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोलर तूफान की वजह से पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन फिर भी किसी तरह कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हीं लोगों में से हम फिंच नाम के एक आदमी को देखते हैं। दरअसल फिंच एक रोबोटिक इंजीनियर है और उसके पास एक ऐसा सूट है जो उसे सूरज के खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हाई टेम्परेचर से बचाता है। फिंच रोजाना अपने रोबोट डुई के साथ रोजमर्रा की जरूरी चीजों की तलाश करता है, जैसे कि खाना और दवाइयाँ। एक दिन वो खाने की तलाश में एक स्टोर के अंदर जाता है जहां उसे कुछ खाने का सामान मिलता है और उसका रोबोट डुई स्टोर में मौजूद जरूरत का सामान इकट्ठा करता है। इसके बाद फिंच अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। तभी फिंच के सूट पर लगा कंप्यूटर उसे बताता है कि तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। फिंच तेजी के साथ गाड़ी चलाता है और तूफान के आने से पहले अपने अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंच जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि फिंच टीबी की खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और अब उसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। फिंच और उसका डॉग गुडियर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिंच गुडियर को रोजाना की तरह खाना खिलाता है और खुद सिर्फ कॉफी पीकर ही गुजारा करता है, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही सामान बचा है। फिंच काफी दिनों से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके जाने के बाद वो रोबोट गुडियर का ख्याल रख सके। फिंच रोबोट के अंदर जरूरत की सारी इंफॉर्मेशन अपलोड कर देता है और अपने दूसरे रोबोट डुई के कैमरे को निकालकर नए रोबोट में लगा देता है। काफी मेहनत करने के बाद फाइनली नया रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और फिंच की बातों को समझने भी लगता है। ये देखकर फिंच और गुडियर को बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब उन्हें बहुत जल्द एक नया दोस्त मिलने वाला है। इसके बाद फिंच रोबोट को कुछ रूल्स बताता है जिन्हें उसे हमेशा फॉलो करना होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग रोबोट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और सबसे जरूरी बात, फिंच की गैर मौजूदगी में रोबोट को गुडियर का ख्याल रखना होगा। तभी अचानक से अंडरग्राउंड शेल्टर की लाइट चली जाती है, इसीलिए फिंच बाहर निकलकर विंड टर्बाइन की तार को ठीक करता है और लाइट फिर से आ जाती है। फिंच ने जिस रोबोट को बनाया है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो अपने आप को एक नया नाम देता है, जेफ। कुछ देर बाद फिंच को अपने कंप्यूटर पर एक बहुत बड़े तूफान के आने की वार्निंग मिलती है जो अगले 24 घंटे के अंदर उसके शेल्टर तक पहुंच जाएगा और लगभग 40 दिनों तक वहीं पर बना रहेगा। ये जानकर फिंच काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने दिनों तक सरवाइव करने के लिए खाना नहीं बचा है। इसीलिए फिंच इस जगह को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले फिंच जेफ की बॉडी के बाकी हिस्सों को भी जोड़कर उसे पूरी तरह से तैयार कर लेता है। वो उसे बिल्कुल इंसानों की तरह चलने फिरने लायक बना देता है, लेकिन गुडियर जेफ को इंसानों की तरह चलता देख उस पर भौंकने लगता है, क्योंकि गुडियर को अभी जेफ पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है। इसके बाद फिंच जरूरत का सारा सामान पैक करके अपने दोनों रोबोट्स और गुडियर को लेकर सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि फिंच ने अपने रोबोट डुई के कैमरे को निकालकर जेफ को लगा दिया था, जिस वजह से डुई को दिखाई नहीं देता और वो इधर उधर चीजों से टकराने लगता है। फिंच एक सीसीटीवी कैमरे को निकालकर डुई में फिट कर देता है और उसे फिर से दिखाई देने लगता है। अब ये चारों गाड़ी में बैठकर सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर फिंच एक खाली पड़े हुए टाउन के पास गाड़ी रोकता है ताकि वो खाने पीने की जरूरी चीजें ढूंढ सके। वो अपना सूट पहनकर जेफ के साथ खाने की तलाश करने लगता है, लेकिन तभी फिंच की नजर उनके पीछे आ रहे तूफान पर पड़ती है जो काफी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। इसीलिए फिंच खाने पीने का सामान ढूंढे बिना ही वहां से निकल जाता है। तूफान को नजदीक आता देख फिंच समझ जाता है कि वो इस तूफान से बचकर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो गाड़ी रोककर जेफ की मदद से गाड़ी के चारों पहियों को जमीन में रॉड्स लगाकर बड़ी ही मजबूती के साथ बांध देता है ताकि तूफान के आने पर उनकी गाड़ी स्टेबल बनी रहे। तूफान के आने से पहले फिंच और जेफ गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। ये तूफान इतना जोरदार होता है कि एक एक करके गाड़ी को रोकने वाली केबल्स टूटने लगती हैं, लेकिन जेफ की बांधी हुई केबल गाड़ी को मजबूती से रोक कर रखती है।
जिस वजह से उन चारों की जान बच जाती है। इसके बाद फिंच जेफ का शुक्रिया अदा करता है। तूफान की वजह से गाड़ी का एक टायर पूरी तरह से टूट चुका है और टायर बदलने के लिए फिंच के पास कोई जैक भी नहीं है। तभी जेफ बड़ी ही आसानी से अपनी रोबोटिक पावर का यूज करके गाड़ी को एक ही हाथ से ऊपर उठा देता है और फिंच गाड़ी का टायर बदल देता है। अगले दिन सुबह जेफ गुडियर के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और फिंच को बताता है कि वो डॉग्स की लैंग्वेज भी सीख रहा है, जिस पर फिंच उससे कहता है कि गुडियर के साथ फ्रेंडली होने में तुम्हें अभी थोड़ा समय लगेगा और जल्दी वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट भी करने लगेगा। इसके बाद फिंच अपना सफर कंटिन्यू करता है और वो अभी सैन फ्रांसिस्को से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। जेफ फिंच से पूछता है कि आखिर ये ट्रस्ट क्या होता है। फिंच को समझ नहीं आता कि वो इसका मतलब उसे कैसे समझाए, इसीलिए वो उसे अपनी लाइफ की एक कहानी सुनाता है और बताता है कि जब मैं एक कंपनी में जॉब करता था तब मैंने सॉफ्टवेयर में आई एक प्रॉब्लम को अकेले ही ठीक कर दिया था, लेकिन जब कंपनी के मालिक को इस बात का पता चला तो मैंने उनसे कहा कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और इस तरह से मेरे सभी टीम मेंबर्स मुझ पर ट्रस्ट करने लगे। तभी अचानक से फिंच की तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए वो रास्ते में एक खाली पड़े रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोककर थोड़ी देर आराम करने लगता है। वहीं जेफ रेस्टोरेंट के बाहर काफी बोर फील कर रहा था, इसीलिए वो फिंच की गाड़ी चलाने की कोशिश करता है और पास ही में खड़ी एक गाड़ी को टक्कर मार देता है। गाड़ी के टकराने की आवाज से फिंच रेस्टोरेंट से बाहर निकल आता है और उससे कहता है कि गाड़ी चलाना बंद करो, लेकिन जेफ गाड़ी को रिवर्स करते हुए दोबारा ठोक देता है, जिस वजह से फिंच को जेफ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ गुडियर का ख्याल रखना है और गाड़ी वाड़ी चलाना बेटा तू मुझ पर ही छोड़ दे। इसके बाद फिंच आगे बढ़ता है और ड्राइव करते हुए सोचता है कि जेफ को गाड़ी चलाना सिखाना होगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद जेफ को ही गाड़ी चलानी होगी। पहली बार रोड पर गाड़ी चलाने में जेफ को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बहुत जल्द वो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है। ये देखकर फिंच को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुडियर को अभी भी जेफ के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है। रात होने पर फिंच आराम करने के लिए सड़क के किनारे रुक जाता है। जेफ फिंच से कहता है कि आसमान बहुत ही सुंदर दिख रहा है, जिस पर फिंच उसे बताता है कि पृथ्वी की ओजोन लेयर के नष्ट होने के बाद से रात के वक्त आसमान में हमें कई तरह के कलर्स दिखाई देते हैं। इसके बाद जेफ फिंच से कहता है कि हमें दिन की बजाय रात में अपना सफर करना चाहिए, क्योंकि दिन के वक्त सूरज के खतरनाक रेडिएशन में तुम्हारी जान को खतरा होता है। फिंच उससे कहता है कि तुम्हारी बात में लॉजिक तो है, लेकिन रात के वक्त ट्रेवल करना काफी खतरनाक है, क्योंकि मेरी तरह जिंदा बचे हुए लोग सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलते हैं और खाने की तलाश में वो एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। इसीलिए मुझे रात की बजाय दिन में सफर करना ज्यादा सेफ लगता है। अगले दिन सुबह के वक्त फिंच की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और जेफ एक झोला छाप डॉक्टर की तरह उसका ख्याल रखता है। जोक सपाट। इसके बाद जेफ सफर को कंटिन्यू करता है और रास्ते में पड़ने वाले एक शहर के अंदर डुई के साथ खाने की तलाश करने लगता है। वो दोनों एक हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जहां जेफ को खाना और कुछ दवाइयां मिलती हैं। साथ ही उसे एक फैंसी जैकेट भी मिलती है, जिसे वो पहन लेता है। वहीं दूसरी ओर गाड़ी के अंदर फिंच नींद से जाग उठता है और अपना सूट पहनकर जेफ और डुई को ढूंढता हुआ गाड़ी से बाहर निकल आता है। तभी हम देखते हैं कि कोई चोरी छुपे फिंच को देख रहा था और हॉस्पिटल के अंदर किसी ने एक जाल बिछाया हुआ था, जिसके अंदर फंसकर डुई दो टुकड़ों में टूट जाता है। फिंच जेफ और डुई को ढूंढता हुआ हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है और देखता है कि डुई पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिंच जेफ को बताता है कि ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो दोनों तुरंत हॉस्पिटल से भागते हुए बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। फिंच जेफ से गाड़ी चलाने के लिए कहता है और अपनी गन निकालकर उसमें गोलियां भरने लगता है। वो अनजान गाड़ी रात होने तक उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। रात होने पर फिंच गाड़ी की लाइट्स बंद कर देता है, क्योंकि जेफ अंधेरे में भी आसानी से गाड़ी चला सकता है, लेकिन वो अनजान गाड़ी अभी भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ती। इसके बाद फिंच उस दूसरी गाड़ी को चकमा देने के लिए रोड से उतरकर एक ब्रिज के नीचे जाकर छुपने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसकी गाड़ी के ऊपर लगे सोलर पैनल्स टूट जाते हैं। लेकिन फिंच का आइडिया काम कर जाता है और वो उस दूसरी गाड़ी को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अपनी गाड़ी के टूटे हुए सोलर पैनल्स को देखकर फिंच को अपने इस फैसले पर काफी अफसोस होता है, क्योंकि अब वो सैन फ्रांसिस्को तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जेफ उससे कहता है कि वो उसे किसी भी तरह सैन फ्रांसिस्को तक जरूर लेकर जाएगा। इसके बाद फिंच फिर से जेफ को एक कहानी सुनाता है और बताता है कि क्यों वो अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करता। एक दिन मॉल के अंदर मैं खाना ढूंढ रहा था
और तभी मेरी नजर एक लेडीज और उसकी छोटी बच्ची पर पड़ती है। वो दोनों भी मॉल के अंदर खाना ढूंढ रही थी, लेकिन तभी कुछ बुरे लोग वहां आकर सिर्फ खाने पीने की चीजों के लिए उन दोनों को गोली मारकर उनकी जान ले लेते हैं। अगले दिन सुबह जेफ और फिंच अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को अभी भी लगभग 500 किलोमीटर दूर है। तभी अचानक से एक बटरफ्लाई गाड़ी की विंडशील्ड से टकराती है। ये देखकर जेफ चौंक जाता है और बटरफ्लाई के बारे में फिंच को बताता है। खुले आसमान में बटरफ्लाई को उड़ता देख वो भी हैरान रह जाता है और बिना सूट पहने अपना हाथ गाड़ी से बाहर निकालता है। तब उसे पता चलता है कि सूरज का खतरनाक यूवी रेडिएशन अब पृथ्वी की सतह तक नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर ओजोन लेयर फिर से बनना शुरू हो गई है। तभी उसकी नजर एक छोटे पौधे पर पड़ती है, जिसे देखकर फिंच को बहुत खुशी होती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि आज का पूरा दिन वो खुले आसमान में पिकनिक मनाते हुए बिताएगा। फिंच अपना फेवरेट व्हाइट कलर का सूट पहनकर तैयार हो जाता है और वो सब एक साथ खुले मैदान में बैठकर खूब एंजॉय करते हैं। फिंच जेफ को सैन फ्रांसिस्को में लगे गोल्डन गेट ब्रिज के बारे में बताता है और कहता है कि ब्रिज के ऊपर खड़े होकर ह्यूमंस को बहुत अच्छा फील होता है। ये सुनकर जेफ काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अगर हम वहां जाने के लिए अभी निकल पड़े तो अगले 18 घंटे के अंदर हम गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिंच के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और वो गोल्डन गेट ब्रिज तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए वो जेफ से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम गुडियर का अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद फिंच जेफ को गुडियर के साथ खेलने की प्रैक्टिस करवाता है। तभी अचानक से फिंच की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। फिंच जेफ को आखिरी गुड बाय कहते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है और कुछ देर बाद इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इसके बाद जेफ फिंच के साथ उसका सारा सामान रखकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेफ फिंच की तरह गुडियर का ख्याल रखने लगा है। वो उसे खाना खिलाता है, उसके साथ खेलकर उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है और इस तरह धीरे धीरे गुडियर जेफ के ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। इसके बाद वो दोनों सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए निकल पड़ते हैं और फाइनली गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। ब्रिज के ऊपर उन्हें बहुत सारे लोगों के प्यार भरे मैसेजेस और पोस्ट कार्ड मिलते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेफ फिंच की याद में गोल्डन गेट ब्रिज पर एक पोस्ट कार्ड लगाकर गुडियर के साथ किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है और यहीं पर दोस्तों इस शानदार मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके अपने फिल्मी बादशाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की मजेदार वीडियोस हम आपके पास तक आसानी से पहुंचाते रहें।